हेलो बच्चों। तो जो लास्ट हमने पढ़ा था कि कोई समरूप चुंबकीय क्षेत्र है बी और उसमें कोई धातु की शक्ति घूर्णन करती है ओमेगा कोणीय वेग से, और ये जो शक्ति है वो तो किसमें होती है? तल में होती है। शक्ति बच्चों किसमें होती है? तल में होती है। और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो तल के कैसा होता है? लंबवत। तल के लंबवत। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे पास प्रेरित विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू हमें मिलता है हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, या बी ए एफ भी आप याद रख सकते हो। एफ क्या होगा? इसकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। ए होता है इसका क्षेत्रफल। तो हमने पढ़ लिया था कि स्मॉल आर त्रिज्या की कोई धातु की शक्ति ओमेगा कोणीय वेग से बी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति करती है तो कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है? E इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। अगर वो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये आपको पता है कोई बल नहीं होता, ये क्या होता है? विभवांतर होता है। क्या होता है? विभवांतर। अब विभवांतर का मतलब क्या है? दो सिरों के मध्य होता है। विभवांतर हमेशा दो बिंदुओं के मध्य होता है। दो बिंदुओं के मध्य। तो यहां पर दो बिंदु कौन से होंगे? एक तो होगा सेंटर और एक होगा परिधि वाला बिंदु। कहीं भी आप कोई भी पॉइंट ले लोगे इस तरह, किसी भी पॉइंट पर, तो एक तो सेंटर और परिधि का कोई भी बिंदु है तो इनके मध्य विभवांतर होता है। ठीक है। कुंडली, ये जो शक्ति हमने बनाई है, इसका केंद्र और परिधि के मध्य विभवांतर होता है। तो ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई साइकिल का पहिया। साइकिल का क्या है? ये पहिया जिसमें बहुत सारे फॉर्क हैं, तान हैं। तो अब ये सब समांतर क्रम में होते हैं, यानी हर तान के मध्य सेंटर और जो जुड़ा हुआ ये फॉर्क, इसके मध्य विभवांतर क्या होता है? समान। तो साइकिल के पहियों में जितने भी आरे लगे रहते हैं, तान लगे रहते हैं, फॉर्क लगे रहते हैं, उनके सबका जो विभवांतर है वो क्या होता है? समान होता है। ठीक है। इस तरह हमने इसकी कल्पना करी है। शक्ति के मध्य जो विभवांतर है वो किसके मध्य होता है? पॉइंट, एक तो सेंटर पर और दूसरा पॉइंट परिधि पर। ओके। तो आज के वीडियो में जो हमारा टॉपिक है कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी आयताकार कुंडली, किसी आयताकार, रेक्टेंगुलर, किसी आयताकार कुंडली की घूर्णन गति के कारण समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी आयताकार कुंडली की घूर्णन गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल V व व। तो टॉपिक है हमारा आज का, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी आयताकार कुंडली की घूर्णन गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी आता है, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है। एग्जाम तो होंगे ही आपके, बोर्ड एग्जाम। तो आप बिल्कुल पढ़ाई करते रहे साथ साथ। ठीक है ना। और जो आपके छोटे भाई बहन हैं जो 9th 11 छोटी क्लासों में हैं, तो वो भी सब पढ़ाई करते रहें, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल होंगे। किसी भी क्लास के बच्चों को प्रमोट नहीं किया जाएगा, ये आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है। अब गवर्नमेंट ने या बोर्ड ने इस तरह की नियम निकाल दिए हैं कि हर क्लास का एग्जाम होगा, 1st से 12th तक सभी क्लास के एग्जाम होंगे। तो जो बच्चे अभी तक सीरियस नहीं हुए पढ़ाई को लेकर, वो बिल्कुल सीरियस हो जाएं, क्योंकि देखो 50% सिलेबस तो आपका सभी सब्जेक्ट में कंप्लीट हो गया है।
ठीक है, 12th क्लास की बात कर रहा हूं मैं। तो आप बिल्कुल सीरियस होकर स्टडी करें, होंगे एग्जाम, देखो होंगे, थोड़ा लेट हो सकते हैं लेकिन पूरे उसी शेड्यूल से होंगे। तो पढ़ाई को लेकर आप सीरियस रहें, रेगुलर पढ़ाई करें, पूछें। ओके, तो टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी आयताकार कुंडली, कोई रेक्टेंगुलर कॉइल है, उसकी घूर्णन गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो चलो यहां पे एक कॉइल बना लेते हैं। वहां मैं एक चित्र बनाता हूं, देखो आपके सामने। जैसे सपोज करो ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, आयताकार कुंडली। ठीक है भाई, ये कोई आयताकार कुंडली मेरे पास है। ओके, इस तरह चलो इसका मैंने क्रॉस सेक्शन बना दिया। ये आयताकार कुंडली हमारे पास है। तो बच्चों ये देखो, ये इसका अक्ष हो गया। ये क्या हो गया? इसका अक्ष। ठीक है, तो ये अभी इसके रेस्पेक्ट में घूम रही है ओमेगा कोणीय वेग से, ये इस तरह मूव कर रही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है यहां पर एक समान, ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास। ये मैंने दो मैग्नेटिक पोल बना दिए, चुंबकीय ध्रुव बना दिए। इसको मैंने बोल दिया एन ध्रुव और इसको मैंने क्या बोल दिया? एस ध्रुव। ठीक है, तो बच्चों इसका मतलब आप ये मत समझना कि हमने केवल अकेले सिंगल एन को बना दिया, क्योंकि आपको पता है सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट, एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व तो नहीं होता। इसका मतलब ये है कि एन ध्रुव है, तो मतलब ये मैग्नेट हम ले रहे हैं, तो ये एन है तो एस भी होगा कहीं। ठीक है, तो हम तो पास वाले को बात कर रहे हैं, क्योंकि एन के प्रभाव में होगा, ये एस दूर है तो हमने एन को दिखा दिया, और हमने मैग्नेट को ऐसे कर दिया तो ये एस है, तो यहाँ क्या होगा? एन होगा। तो एन है तो एस भी होगा, और एस है तो एन भी होगा। तो कई बार बच्चे ऐसे समझ लेते हैं इस चित्रों को देखकर कि केवल एन को बना दिया, एस नहीं है। तो एस तो है ही, क्योंकि कभी भी एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता। एकल चार्ज, सिंगल चार्ज कैन बी एग्जिस्ट। एकल चार्ज का अस्तित्व, एकल आवेश का अस्तित्व हो सकता है, लेकिन एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। ये आपको दिख रहा है कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो N2S रहेगा। ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी N2S। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? ओके, अब हमें देखना है कि अब ये जो घूर्णन गति करेगी, तो इसी घूर्णन से क्या इसके सिरों के मध्य विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, और होगा तो वो कैसे होगा? क्या होता है कि यहां विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाए। तो बच्चों ये जो कुंडली है वो इस तरह रोटेशन कर रही है, समझ रहे हो? इस तरह क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। कितने वेग से? ओमेगा कोणीय वेग से। तो जैसे जैसे देखो रोटेशन, अगर मान लो कुंडली ऐसे है, तो सपोज करो ये कुंडली का ये वाला हिस्से की मैं बात कर रहा हूं, तो ये इसका मान लो हो गया आगे वाला सिरा, ये इसका हो गया पिछला वाला सिरा। तो आप ऐसे समझ लो, तो ये कुंडली हमारे पास है। तो अब इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा। समझ रहे हो? कुंडली मान लो ऐसे है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश कुंडली के तल के लंबवत होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा। यानी कहने का मतलब, सपोज करो कुंडली हमने इस तरह मान ली, तो इसका क्षेत्रफल सदिश ये होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। समझ रहे हो? अब जैसे मान लो अब ऐसे ही घूर्णन कर रही है, इस तरह मान लो ये घूर्णन कर रही है, तो मान लो अगर इधर आएगी तो क्षेत्रफल सदिश ऐसे होगा, इधर आएगी तो क्षेत्रफल सदिश ऐसे होगा, ऐसे है तो इस तरह होगा। तो अब ये मान लो इस साइड पहुंच गई तो क्षेत्रफल सदिश ऐसे होगा, क्योंकि तल के क्या होगा? लंबवत। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब कुंडली घूमेगी तो बी और ए के मध्य एंगल बदलेगा। क्या बदलेगा? एंगल बदलेगा। चुंबकीय क्षेत्र और कुंडली का जो क्षेत्रफल सदिश है उसके मध्य क्या बदलेगा? कोण बदलेगा, थीटा बदलेगा। थीटा मतलब क्या होता है? ओमेगा टी। ठीक है, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग इंटू समय। तो थीटा बदलेगा, थीटा बदलेगा तो आपको पता है कि फाई इज इक्वल टू होता है बी डॉट ए, यानी बी ए कॉस थीटा। थीटा बदलेगा तो फ्लक्स में भी क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब कुंडली, ये जो आयताकार कुंडली है, इसको मैं नाम दे दो कुछ, पी क्यू आर एस। तो ये जो आयताकार कुंडली है पी क्यू आर एस, ये जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन करती है तो क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र
और इसके क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण बदलता है, तो कोण बदलेगा तो फ्लक्स भी बदलेगा, फ्लक्स में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा, क्योंकि फाई जो है, चुंबकीय फ्लक्स जो है वो थीटा पर भी तो डिपेंड करता है। तो फ्लक्स बदलेगा और फ्लक्स बदलने से ही, फ्लक्स में परिवर्तन होने से ही हमें पता है फैराडे का नियम कि फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो कुंडली में क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है, तो हम इसको अब निकालते हैं कि कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा और उसका नेचर कैसा होगा। देखिए, यदि कुंडली के क्षेत्रफल सदिश, कुंडली की क्षेत्रफल सदिश, उसको मैंने बोल दिया ए वेक्टर, एवं चुंबकीय क्षेत्र, एवं चुंबकीय क्षेत्र, इसको मैंने बोल दिया बच्चों बी वेक्टर, के मध्य कोण, के मध्य कोण थीटा हो, क्या हो, थीटा। तो क्षेत्रफल सदिश तो किसका है, कुंडली का। कुंडली का जो क्षेत्रफल सदिश है वो उसके तल के हमेशा कैसा होगा, लंबवत होगा। अब इस कुंडली को हमने चुंबकीय क्षेत्र में जो रखा हुआ है, तो मान लो किसी क्षण कितना कोण बन रहा है, थीटा। और बच्चों थीटा जो क्या होता है, रिलेशन आपने पढ़ा है 11th क्लास में, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी। थीटा हो तो बच्चों बताओ चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, ये चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा कि फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो बच्चों यहां से फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए का मतलब क्या होगा, बी ए कॉस थीटा। बी डॉट ए का मतलब क्या हो गया, बी ए कॉस थीटा। ठीक है, और थीटा क्या होता है, ओमेगा टी। तो फाई इज इक्वल टू क्या आ गया, बी ए कॉस ओमेगा टी। चूंकि थीटा इज इक्वल टू होता है ओमेगा टी। ओमेगा है बच्चों कोणीय वेग, टी कोई समय है, किसी समय टी की बात हम कर रहे हैं, किसी समय टी पर चुंबकीय क्षेत्र और कुंडली का जो क्षेत्रफल सदिश है उसके मध्य कितना कोण बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी। अब ये तो मान लो कुंडली एक फेरा है, हमने मान लो कई सारे फेरे लपेट दिए, तो अगर हम फेरों को भी कंसीडर करें, देखो यदि कुंडली में n फेरे हो, कुंडली में कितने फेरे हो, n फेरे हो, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ रिवॉल्व्स, यदि कुंडली में कैपिटल N फेरे हो तो हर फेरे से इतना ही चुंबकीय फ्लक्स संबद्ध होगा। तो कुल चुंबकीय फ्लक्स, तो कुल चुंबकीय फ्लक्स, तो कुल चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा भाई, कि फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी। तो अब देख रहे हैं जैसे जैसे ओमेगा टी बदलेगा फाई का मान भी क्या होगा, बदलेगा। तो फैराडे के नियम से हम प्रेरित विद्युत वाहक बल निकाल सकते हैं। तो देखिए आते हैं, कुंडली में प्रेरित, आते हैं कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, आपको पता है कि ये जो विद्युत वाहक बल होता है ये कोई बल नहीं होता, ये क्या होता है, विभवांतर होता है, वोल्टेज होती है। अतः कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो फैराडे के नियम से, फैराडे के नियम से, फैराडे के नियम से, तो बच्चों फैराडे के नियम से हमें पता है प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो चलो हम फाई की वैल्यू पुट करते हैं इसमें। तो बच्चों E इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी,
फाई की वैल्यू हमारे पास है एन बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। तो अवकलन हम किस में करेंगे, E इज इक्वल टू, देखो आपको पता है जो नियत होगा उसे हम बाहर नहीं लेंगे, तो n फेरों की संख्या है वो बदलेगी नहीं, वो नियत है। B चुंबकीय क्षेत्र है, नियत है। A क्षेत्र सदिश है, वो भी नियत है। तो बच्चों माइनस तो है ही बाहर, NBA, यानी हमें अवकलन जो करना है केवल और केवल किसका करना है कि d/dt cos ओमेगा टी, cos ओमेगा टी का हमें क्या करना है, अवकलन करना है। किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। ठीक है, तो चलो मैं अब चित्र को यहां से हटा रहा हूं। चित्र आपने समझ लिया है। देखिए, तो माइनस एन बी ए d/dt cos ओमेगा टी, तो हमें निकालना है प्रेरित विद्युत वाहक बल। देखिए ध्यान से, E इज इक्वल टू ओके माइनस एन बी ए। अब बच्चों cos का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन, यानी cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा। यहां ओमेगा टी है तो cos का तो हो गया माइनस साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब हमें पता है अवकलन में अगर गुणांक होता है जिसके सापेक्ष आप अवकलन करते हो, या हम t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो जिसके सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हो उसका गुणांक अगर है तो उसे गुणा में लिखते हैं। तो cos ओमेगा टी, तो t का यहां गुणांक क्या है बच्चों, ओमेगा है, तो मैंने ओमेगा लिख दिया, तो ये इसका अवकलन हो गया। तो बच्चों देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ओमेगा को मैं बाहर ले लूं तो वो भी कांस्टेंट है, तो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्लियर है, तो इसे बच्चों में मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो गया हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो आप देख रहे हैं चुंबकीय फ्लक्स में आ रहे हैं कोस ओमेगा टी, और प्रेरित विद्युत वाहक बल में क्या आ रहा है, साइन ओमेगा टी। इसका मतलब यह हो गया कि जब चुंबकीय फ्लक्स, सपोज करो मैं t बराबर 0 की बात करूं, तो t बराबर 0 पर चुंबकीय फ्लक्स मैक्सिमम होगा और ये 0 होगा। अभी हम ग्राफ बनाएंगे जब आपको समझ में आएगी बात। तो फाई तो है एन बी ए कोस ओमेगा टी, और जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो है एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। देखो बच्चों ये एक इक्वेशन जो है एक तरंग के समीकरण के जैसा है। तो तरंग का समीकरण क्या होता है, y इज इक्वल टू मान लो a साइन ओमेगा टी, ऐसे हमने पढ़ा हुआ है 11वीं क्लास में, a साइन ओमेगा टी। तो ये होता है इसका अधिकतम मान, विस्थापन है यहां पर, y क्या है, विस्थापन, तो ये इसका अधिकतम मान होता है a, जिसे हमने क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। तो ये विद्युत वाहक बल का जो समीकरण है वो भी इसी रूप का मिल गया। देखो हम ऐसे लिख सकते हैं समीकरण 2 से, इसको मैं ऐसे लिख दूं कि E इज इक्वल टू, इसको लिख दिया मैंने E नॉट, ये एन बी ए ओमेगा कॉन्स्टेंट है, इसको मैंने बोल दिया E नॉट, तो E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये आ गया मेरा एक प्रेरित विद्युत वाहक बल जो कि एक प्रत्यावर्ती रूप से हमें मिल रहा है, साइन ओमेगा टी। ये साइन प्रत्यावर्ती होता है, साइन का जो ग्राफ है वो एक अल्टरनेटिंग ग्राफ हमें प्राप्त होता है। तो यहां जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो एक प्रत्यावर्ती होगा, अल्टरनेटिंग होगा। अल्टरनेट मतलब कब 0 मैक्सिमम मिनिमम इस तरह। तो E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, रिपीट होती है वैल्यू एक आवर्तकाल के बाद। तो यहां हम लिख सकते हैं कि जहां जो E नॉट है उसकी वैल्यू क्या है, एन बी ए ओमेगा। E नॉट की वैल्यू क्या है भाई, एन बी ए ओमेगा। तो जो एन बी ए ओमेगा है इसको क्या बोलेंगे, ये हो गया प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान। ये जो एन बी ए ओमेगा हमें मिल रहा है, ये जो ई नॉट मैंने लिखा है एन बी ए ओमेगा की जगह लिखा है, इसे बोलेंगे बच्चों मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान होता है एन बी ए ओमेगा। क्लियर है, तो देखो हम प्रेरित धारा भी इसमें निकालें, आते हैं प्रेरित धारा। तो विभवांतर हमारे पास है E,
मान लो परिपथ का जो प्रतिरोध है, कुंडली का जो प्रतिरोध है वो कैपिटल आर हो, तो ओम के नियम से हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू E अपॉन आर। I इज इक्वल टू E अपॉन आर। तो हम E की यहां वैल्यू पुट करें तो बच्चों I इज इक्वल टू E की वैल्यू हमारे पास है E नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। ठीक है, आर ये रहा E नॉट और आर, तो ये भी इसी रूप का मिल गया हमें I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये भी एक प्रत्यावर्ती रूप का हमें मिल रहा है, इक्वेशन नंबर 4। तो यहां जो आई नॉट की वैल्यू है, जहां जो आई नॉट है वो क्या है ई नॉट अपॉन आर। ई नॉट की वैल्यू क्या है एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा अपॉन आर। तो ये क्या होगा प्रेरित धारा का अधिकतम मान, इसकी वैल्यू है एन बी ए ओमेगा अपॉन आर। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट भी याद रखने एन बी ओमेगा अपॉन आर। ई नॉट क्या होता है एन बी ओमेगा, तो प्रेरित धारा का अधिकतम मान है ये। प्रेरित धारा का अधिकतम मान। तो इस तरह हमने जब आयताकार कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से घूमती है, तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ई नॉट जो है वो है एन बी ए ओमेगा, ये अधिकतम मान होता है। और धारा है आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट है ई नॉट अपॉन आर एन बी ए ओमेगा अपॉन आर। तो आप देख रहे हैं कि यहां इनकी जो नेचर है, इनका जो प्रकृति है वो कैसी है प्रत्यावर्ती है। तो ये जो विद्युत वाहक बल है वो भी प्रत्यावर्ती आपको प्राप्त होगा, ये प्रत्यावर्ती रूप से परिवर्तित हो रहा है। प्रत्यावर्ती प्रेरित विद्युत वाहक बल है ये, प्रत्यावर्ती प्रेरित विद्युत वाहक बल। और ऐसे ही ये जो करंट है वो भी कैसी है प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती प्रेरित धारा, प्रत्यावर्ती प्रेरित धारा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं फाई आ रहा है एनबीए कॉस ओमेगा टी और ई आ रहा है एनबी ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो आपको पता है जब कॉस मिनिमम होता है तो साइन मैक्सिमम होता है, एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी इसका संभव है। तो मैंने हम ग्राफ बनाए, इस टॉपिक में आपसे ग्राफ भी पूछते हैं, तो फाई और ई का हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए फाई यानी चुंबकीय फ्लक्स और ई यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसका हम समय के साथ ग्राफ बनाए। देखिए देखो फाई व ई का समय के साथ ग्राफ, समय टी के साथ ग्राफ, फाई और ई का समय के साथ ग्राफ बनाए। ठीक है, ओके। तो देखिए आप, क्योंकि फाई इज इक्वल टू क्या है, फाई इज इक्वल टू है एन बी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो हम अलग अलग वैल्यूज निकाल लेते हैं एन बी ए कॉस ओमेगा टी। तो इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर ए मान लेता हूं। तो देखो ग्राफ बनाने के लिए हमें कुछ वैल्यूज चाहिए, तो मैं टी अलग अलग लेकर फाई की वैल्यू निकालता हूं। देखिए तो देखो टी बराबर 0 पर फाई की तरह मिलेगा एन बी ए कॉस, टी 0 है तो कॉस 0 हो गया। अब कॉस 0 क्या होता है 1, तो फाई क्या हो गया एन बी ए, यानी ये मैक्सिमम मिल गया आपको। टी बराबर 0 पर फाई क्या है मैक्सिमम एन बी ए है। क्लियर है, ओके। अब मैं अलग अलग समय अंतराल ले रहा हूं, टी बाई 4 पर, टी बाई 4 पर फाई इज इक्वल टू देखो एन बी ए कॉस ओमेगा, इस स्मॉल टी की जगह मैं क्या लिख रहा हूं कैपिटल टी बाई 4।
ठीक है, मैं समय के साथ ग्राफ बना रहा हूं। तो समय पहले 0 मैंने माना, अब मैंने t/4 का समय अंतराल लिया, तो t/4 का समय अंतराल लूंगा तो ओमेगा t/4। अब बच्चों इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो NBA cos ओमेगा t। तो ध्यान रखिए ओमेगा t का मतलब होता है 2π/4। तो क्या आपको पता है t बराबर होता है 2π/ओमेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो ओमेगा टी जहां आपको दिखे वहां क्या लिख सकते हो आप 2π। ओमेगा टी को क्या लिख सकते हो 2π। ठीक है, ध्यान रखिए वैल्यूज निकाल लिखिए। तो ये हो गया 2 दूनी 4 cos π/2। cos π/2 क्या होता है 0 एंड t/4 पर वैल्यू क्या हो रही है 0। तो अगला t/4 और जोड़े इसमें, तो t/2 पर phi इज इक्वल टू NBA cos ओमेगा t/2। तो यहां से आ गया ये NBA cos ओमेगा t का मतलब 2π/2। 2 से 2 कट गया और cos पाई क्या होता है -1। तो वैल्यू मिली आपको -NBA यानी मिनिमम। तो इस तरह अल्टरनेटिव रूप से ये चेंज हो रहा है, पहले मैक्सिमम फिर 0 फिर मिनिमम। अब देखिए आगे t/4 और जोड़े तो t इज इक्वल टू 3t/4 पर phi इज इक्वल टू NBA cos ओमेगा और ये 3t/4। तो ये बच्चों क्या आएगा देखो NBA cos 3 ओमेगा t का मतलब 2π/4 2 दूनी 4 3π/2। cos 3π/2 की वैल्यू क्या होगी NBA, ये क्या मिल गया मुझे NBA cos 3π/2 NBA cos 3π/2। तो cos 3π/2 भी क्या होता है 0। ठीक है, और आगे चले तो 3t/4 के बाद अब आ जाएगा t/4 और जोड़ोगे तो t टोटल समय अंतराल t पर phi इज इक्वल टू NBA cos ओमेगा t। ठीक है बच्चों, cos ओमेगा t। cos ओमेगा t तो वही बात कि ओमेगा t का मतलब क्या होता है 2π cos 2π NBA cos 2π। cos 2π क्या होता है +1, यानी फिर आपको मिल जाती है वैल्यू मैक्सिमम NBA। ठीक है, तो मैक्सिमम 0 मिनिमम 0 फिर मैक्सिमम। तो देखते हैं हम फाई का किस तरह ग्राफ बनता है टी के साथ। ठीक है, तो ये वैल्यूज आप ध्यान रखें कि 0 पर है NBA मैक्सिमम, t/4 पर है 0, t/2 पर है मिनिमम -NBA और 3t/4 पर है 0 और t पर है मैक्सिमम। तो चलो मैं पहले फाई का ग्राफ बना देता हूं आपके सामने। दोनों को एक साथ भी बना सकते हैं या फिर अलग अलग भी आप शो कर सकते हो। देखिए ये हो गई मेरे पास वैल्यू 5, ऊपर पॉजिटिव और नीचे क्या होगा नेगेटिव। ये हो गया 0 और ये समय के साथ। ठीक है, तो अलग अलग समय अंतराल हम ले रहे हैं अलग अलग समय पर। तो 0 से मानो ये ले लिया मैंने t/4। ठीक है, t/4 ओके, ये क्या हो जाएगा t/2, ये क्या हो जाएगा 3t/4 और लास्ट क्या हो जाएगा t। ठीक है, t/4 t/2 3t/4 और t, ये 0 है। तो ये समय के मान है। मैक्सिमम है NBA। तो ये मैं ले रहा हूं मैक्सिमम पॉइंट NBA और मिनिमम वैल्यू है -NBA। तो यहां लेता हूं मैं माइनस का NBA। ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है मैक्सिमम NBA है और मिनिमम कितना है -NBA। तो शुरू करें। ओके, देखो 0 पे कितना है t बराबर 0 पर 5 कितना है मैक्सिमम। तो शुरुआत यहां से होगी 5 मैक्सिमम। t बराबर 0 पे 5 कितना है मैक्सिमम। t/4 पे क्या हो गया 0, t/4 पे 0 हो गया। ठीक है, t/2 पे क्या पहुंच गया -NBA। तो ये पहुंच गया यहां पर माइनस का NBA। तो यहां डॉट लगा दिया हमने। 3t/4 पे दोबारा क्या हो गया 0 हो गया। 3t/4 पे 0, t पर दोबारा क्या हो गया मैक्सिमम। तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा मैक्सिमम। ठीक है भाई, तो सारे पॉइंट्स को मिला दें तो आपको इस तरह ग्राफ मिल रहा है। ये देखो इस तरह
ठीक है भाई। तो ये मिला हमें फाई का ग्राफ, समझ गए। तो ये फाई का टी के साथ ग्राफ हमने बना लिया। तो आप देख रहे हैं प्रत्यावर्ती रूप से चेंज हो रहा है, आगे ऐसे चलता रहेगा। तो ये फाई का ग्राफ हमें मिला। अब ई की भी वैल्यू आप सेम ऐसे निकालोगे। तो देखो हम यहां ई का बना सकते हैं या अलग से आप बना सकते हो, ठीक है। तो चलो फाई का तो हमने बना लिया, अब मैं ई की वैल्यूज और निकाल लेता हूं। ये तो बात हो गई फाई की। अब ई क्या है भाई, ई आपके पास है ई इज इक्वल टू ई नॉट या एन बी ए ओमेगा, कुछ भी बोल सकते हो आप। ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट की वैल्यू क्या है, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लेता हूं मैं, बी। तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी या एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो अलग अलग टी पर आप देखें क्या आता है। तो t इज इक्वल टू 0 पर E क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं E क्या हो जाएगा 0, क्योंकि साइन 0 क्या होता है 0। t इज इक्वल टू टी बाई 4 पर E इज इक्वल टू देखो ई नॉट साइन ओमेगा टी बाई 4। स्मॉल टी की जगह क्या रख दिया टी बाई 4। ओमेगा टी क्या होता है 2 पाई, तो ये क्या बचेगा साइन पाई बाई 2, और साइन बाई 2 क्या होता है +1, यानी क्या बचा प्लस का ई नॉट, यानी मैक्सिमम वैल्यू। क्योंकि साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। ऐसे ही हम आगे चले, t इज इक्वल टू टी बाई 2 पर टी बाई 4 का डिफरेंस में ले रहा हूं, तो पता है आपको e इज इक्वल टू क्या बचेगा ए नॉट साइन ओमेगा टी बाई 2। ओमेगा टी क्या होता है 2 पाई, क्या बचेगा ए नॉट साइन पाई, और साइन पाई क्या होता है 0। ऐसे t इज इक्वल टू 3t बाई 4 पर t इज इक्वल टू 3t बाई 4 पर e इज इक्वल टू ए नॉट, पता है आपको क्या बचेगा साइन 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2 जैसे पहले किया था कोर्स में। और साइन 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2 क्या होता है यस -1। तो ये हो जाएगा माइनस का ई नॉट, यानी मिनिमम। और लास्ट t इज इक्वल टू टी पर, t इज इक्वल टू कैपिटल टी पर e इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी होता है 2 पाई, और 2 पाई क्या होता है साइन 2 पाई 0, ठीक है। तो चलो हम e का ग्राफ बनाते हैं। ओके, तो e का हम ग्राफ बनाते हैं। ये हो गया 0, यहां ले रहा हूं मैं प्लस ई नॉट, यहां ले रहा हूं मैं माइनस का ई नॉट, और ये अक्ष किसके लिए ई के लिए, ठीक है। और ये 0, ये टाइम ले रहा हूं मैं t बाई 4, t बाई 2, 3t बाई 4, लास्ट t। ये किसकी वैल्यू है भाई, समय की वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं t 0 पर, t बराबर 0 पर e कितना है 0, t बाई 4 पे कितना है मैक्सिमम, t बाई 4 पे है मैक्सिमम, यानी ये पॉइंट मिल गया। t बाई 2 पे क्या है दोबारा 0, 3t बाई 4 पे मिनिमम, यानी मिनिमम आपको यहां मिलेगा, और t पे क्या हो गया दोबारा 0। ये पॉइंट लगा के ग्राफ ऐसे बनाते हैं। तो इसको जब मिलाओगे यहां तो किस तरह मिल रहा है आपको, इस तरह आपको ग्राफ मिल रहा है, ठीक है बच्चों। तो आप देख रहे हैं ये प्रत्यावर्ती है, आगे इस तरह चेंज होता रहेगा। लेकिन आप ध्यान से देख रहे हैं यहां पर कि t बराबर 0 पे फाई मैक्सिमम है, लेकिन क्या है e 0 है। t बाई 4 पे फाई 0 है और ये मैक्सिमम है, यानी जब फाई 0 होता है तो t e मैक्सिमम होता है, और जब e फाई 0 होता है तो e मैक्सिमम होता है, और जब फाई मैक्सिमम होता है तो e क्या होता है 0। यानी दोनों ही AC, यानी दोनों ही प्रत्यावर्ती है, और दोनों में कितना कलांतर है आप देख रहे हैं, दोनों में पाई बाई 2 का कलांतर है। पाई बाई 2 का क्या है भाई कलांतर। कलांतर का मतलब कला का अंतर,
जैसे आप सीखेंगे आगे, देखो फाई इज इक्वल टू, यह आया फाई नॉट कॉस ओमेगा टी, और ई इज इक्वल टू क्या मिला, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो फाई की कला ये तो लेते हैं, लेकिन इनको हम चेंज करेंगे, दोनों को कॉस है, दोनों को साइन करें। चलो मैं इसको चेंज करता हूं फाई को, तो फाई इज इक्वल टू फाई नॉट, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू लिख दूं, एक ही बात है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो साइन पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी क्या आएगा, कोस ओमेगा टी। तो अब देख रहे हैं फाई की ई की कला तो है ओमेगा टी, और फाई की कला क्या है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। इन दोनों में कितना कालांतर है, पाई बाई टू का कालांतर है। यानी चुंबकीय फ्लक्स और प्रेरित विद्युत वाहक बल में कितना कालांतर होता है भाई, पाई बाई टू का कालांतर। और कितना समय अंतर है, देखो पाई बाई टू का तो क्या हो गया, कलांतर, कला का अंतर, और टी बाई फोर का क्या होता है, समयांतर। पाई बाई टू कलांतर का मतलब टी बाई फोर समयांतर। ठीक है, तो इसी के साथ ही आज का टॉपिक हमारा कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी आयताकार कुंडली की घूर्णन गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा हमने निकाली, वो समाप्त होता है। नेक्स्ट अगली वीडियो में आप पढ़ाई सीरियसली कीजिए। ठीक है, वो टाइम देखो ऐसे ही जा रहा है, तो आप सीरियस हो जाएंगे। जो बच्चे अभी तक सीरियस नहीं हुए हैं वो पढ़ाई को सीरियसली करें, रिवीजन भी करते रहें, क्वेश्चन भी आप साथ साथ करते रहें। थैंक यू।